तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु प्रमुख प्रवृत्तियाँ। 1. लोकतांत्रिकीकरण और इसकी चुनौतियाँ। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लोकतांत्रिकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। शोधकर्ता उन कारकों का निरीक्षण करते हैं जो लोकतंत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में सहायक होते हैं, जैसे नागरिक समाज की भूमिका, आर्थिक विकास और संस्थागत डिजाइन। इसके अलावा वे लोकतंत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की भी जांच करते हैं, जैसे जनवाद, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक पीछे हटना। उदाहरण के लिए, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों के मामले अध्ययन से यह पता चलता है कि कैसे समय के साथ लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया जा सकता है। 2. वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिससे तुलनात्मक राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गई है। विद्वान इसका विश्लेषण करते हैं कि वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं राज्य की संप्रभुता और राष्ट्रीय नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का अध्ययन करते हैं कि वे घरेलू नीतियों और राजनीतिक व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। इस प्रवृत्ति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सीमा पार कानूनी नेटवर्क्स का स्थानीय राजनीतिक गतिक्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है। 3. पहचान राजनीति और सामाजिक आंदोलन। पहचान राजनीति के उभार के साथ शोधकर्ता इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जातीय, धार्मिक, लिंग और सांस्कृतिक पहचान कैसे राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है और नीति निर्माण को दिशा देती है। यह प्रवृत्ति राष्ट्रवाद, प्रवासन और अधिकारों और मान्यता के लिए सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करती है। पहचान आधारित समूहों की प्रतिक्रिया और उनके चुनावी राजनीति और नीति निर्णयों पर प्रभाव की समीक्षा करना एक प्रमुख शोध क्षेत्र है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और भारत में दलित आंदोलन इस बात पर अच्छे केस स्टडीज प्रदान करते हैं कि सामाजिक आंदोलनों का क्या प्रभाव हो सकता है। 4. राजनीतिक संस्थान और शासन। राजनीतिक संस्थानों की संरचना और कार्यप्रणाली तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय बनी रहती है। वे इस बात की जांच करते हैं कि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएं, जैसे राष्ट्रपतियात्मक बनाम संसदीय प्रणाली, संघीय बनाम एकात्मक राज्य और चुनावी प्रणाली कैसे राजनीतिक स्थिरता, शासन और नीति परिणामों को प्रभावित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों के तुलनात्मक विश्लेषण यह दिखाने में मदद करते हैं कि विभिन्न संस्थागत ढांचों का राजनीतिक प्रक्रियाओं और नागरिक भागीदारी पर कितना विविध प्रभाव होता है। 5. राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर्संबंध को समझना तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शोधकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक निर्णय आर्थिक नीतियों और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं और आर्थिक संरचनाएं राजनीतिक व्यवहार पर कैसे प्रभाव डालती है। इसमें कल्याण राज्य नीतियों, आर्थिक असमानता और विकास रणनीतियों का विश्लेषण शामिल है। उदाहरण के लिए, चीन, भारत और स्वीडन जैसे देशों द्वारा अपनाए गए विभिन्न आर्थिक मॉडलों का अध्ययन करना राज्य नीतियों और आर्थिक प्रदर्शन के बीच जटिल संबंधों को समझने में मदद करता है। 6. अधिनायकवाद और संकरतंत्र। एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति अधिनायकवाद और संकरतंत्र का अध्ययन है, जहां औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थान मौजूद होते हैं, लेकिन कानून का शासन और संतुलन और नियंत्रण कमजोर होते हैं। शोधकर्ता इस बात की जांच करते हैं कि ये शासन किस प्रकार सत्ता बनाए रखते हैं, बल और सहिच्छा की भूमिका और लोकतांत्रिक परिवर्तन की संभावनाएं। रूस, वेनेजुएला और तुर्की जैसे देशों का अध्ययन गुणात्मक और वैश्विक राजनीति के संदर्भ में संकरतंत्र की गतिशीलता और उनके परिणामों को समझाने में सहायक होता है। निष्कर्ष: तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन गतिशील होता है, जिसमें विभिन्न प्रवृत्तियां शामिल होती है जो विभिन्न क्षेत्रों और प्रणालियों में राजनीतिक जीवन के जटिलताओं को दर्शाती है। इन प्रवृत्तियों को समझकर शोधकर्ता वैश्विक रूप से शासन, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवहार को आकार देने वाले कारकों का गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुशल और सशक्त नागरिक समाज का अस्तित्व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक पूर्व निर्धारित शर्त और निर्माणकारी दोनों है। स्पष्ट कीजिए। कुशल और सशक्त नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी,
का अस्तित्व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। यह न केवल लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि इसके निरंतर विकास और स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। आइए हम इसे स्पष्ट करें कि कैसे नागरिक समाज लोकतंत्र के लिए पूर्व निर्धारित शर्त और निर्माणकारी होता है। लोकतंत्र के लिए पूर्व निर्धारित शर्तें। 1. वकालत और प्रतिनिधित्व। नागरिक समाज संगठनों CSOs के माध्यम से विभिन्न समूह अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने हितों की वकालत कर सकते हैं। यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को शामिल किया जाए, जो समावेशी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 2. राजनीतिक सामाजिकरण और शिक्षा। नागरिक समाज नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करता है। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सामाजिकरण, जैसे सार्वजनिक बहस, कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से CSOs नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रभावशाली रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। 3. जवाबदेही और निगरानी। नागरिक समाज संगठन अक्सर निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, सरकार की कार्यवाहियों की निगरानी करते हैं और सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं। इस निगरानी के बिना शक्ति का दुरुपयोग रोकने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 4. सक्रियता और सहभागिता। एक सक्रिय नागरिक समाज चुनावी प्रक्रियाओं, विरोध प्रदर्शनों और अन्य नागरिक सगाई के रूपों में नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह सक्रियता एक जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहां नागरिक अपने राजनीतिक वातावरण को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माणकारी। 1. समावेशिता और बहुलवाद। एक सशक्त नागरिक समाज स्वस्थ लोकतंत्र में समावेशिता और बहुलवाद को दर्शाता है। यह दिखाता है कि विभिन्न समूह और हित एक साथ रहते हैं और राजनीतिक वार्ता में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है। 2. प्रतिक्रियात्मक और संजीदा शासन। जब नागरिक समाज सक्रिय और मजबूत होता है, तो यह सरकार को नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाता है। यह जुड़ाव एक शासन व्यवस्था उत्पन्न करता है जो न केवल जवाबदेह है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के प्रति भी सजग है। 3. नियंत्रण और संतुलन। नागरिक समाज राज्य की शक्ति के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। नागरिकों के अधिकारों की वकालत करके और सुधारों के लिए धक्का देकर CSOs विभिन्न सरकारी शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने और सत्ता के संकेंद्रण को रोकने में मदद करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। 4. नवाचार और समस्या समाधान। नागरिक समाज अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए नवाचारी समाधान पेश करता है। नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करके CSOs लोकतांत्रिक समाज की गतिशीलता और अनुकूलता में योगदान करते हैं। उदाहरण: भारत में नागरिक समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे सेवा, स्वयं रोजगार महिला संघ और PRS विधायी अनुसंधान संगठन नीति निर्माण और विधायिका की प्रक्रियाओं के बारे में जनमानस को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगीन लोगों की उन्नति के लिए राष्ट्रीय संघ जैसे नागरिक अधिकार संगठनों ने समान अधिकारों की वकालत करने और व्यवस्थात्मक अन्याय के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने लोकतांत्रिक परिवेश को काफी हद तक आकार दिया है। दक्षिण कोरिया का लोकतंत्र में संक्रमण 20वीं सदी के अंत में मजबूत नागरिक समाज आंदोलनों द्वारा समर्थित था, जो राजनीतिक सुधारों और अधिक पारदर्शिता की मांग करते थे, जो दिखाता है कि सक्रिय नागरिक समाज लोकतांत्रिक परिवर्तन में कितना शक्तिशाली हो सकता है। निष्कर्ष: इस प्रकार कुशल और सशक्त नागरिक समाज स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना और निरंतरता के लिए अपरिहार्य है। यह न केवल एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक गतिशील घटक के रूप में भी काम करता है, जो लोकतंत्र को लचीला, समावेशी और प्रतिक्रियाशील बनाए रखता है। नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करके, जवाबदेही सुनिश्चित करके और विभिन्न हितों की वकालत करके नागरिक समाज लोकतांत्रिक शासन के स्तंभों को मजबूत करता है। सैन्य शासन की अनिवार्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सैन्य शासन एक ऐसा शासकीय व्यवस्था होती है
जिसमें सैन्य बल राजनीतिक अधिकारों पर प्रमुख शक्ति रखता है। यह शासन प्रायः तख्तापलट कू के माध्यम से स्थापित होता है। इसकी अनिवार्य विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. सत्ता का सैन्य बल के हाथों में केंद्रीकरण। सैन्य शासन में उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी प्रमुख शासकीय पदों को संभालते हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी और कभी-कभी न्यायिक भूमिकाएं। नागरिक नेतृत्व को हटा दिया जाता है या साइडलाइन कर दिया जाता है। 2. संवैधानिक अधिकारों का निलंबन। सैन्य शासन अक्सर संविधान को निलंबित या बदल देता है। मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है या अधिनियमों और घोषणाओं के माध्यम से शासन किया जाता है, जिससे विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जा सके। 3. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निषेध। लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे स्वतंत्र चुनाव, राजनीतिक दल और प्रतिनिधि विधायिकाओं को कमजोर या खत्म कर दिया जाता है। राजनीतिक विरोध को सहन नहीं किया जाता। 4. विरोधी दलों का दमन। विपक्षी समूहों, राजनीतिक भिन्नमतवादियों और नागरिक समाज संगठनों को रिप्रेस किया जाता है। मीडिया को सेंसर किया जाता है और सभा की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। 5. सशस्त्र बलों के माध्यम से नियंत्रण। नियंत्रण बनाए रखने के लिए बल का उपयोग सामान्य होता है। शासन सेना और सुरक्षा बलों पर निर्भर करता है, कानून लागू करने, विरोधों को दबाने और जनता को आतंकित करने के लिए। 6. राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वैधता। सैन्य नेता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का हवाला देकर अपने अधिग्रहण को वैध ठहराते हैं, जैसे आंतरिक अशांति, भ्रष्टाचार या बाहरी आक्रमण। वे खुद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक स्थिर बल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 7. कानूनी प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति। चुनाव अगर होते भी है तो न तो स्वतंत्र होते हैं और न ही निष्पक्ष। सैन्य बल चुनावी प्रक्रियाओं में हेराफेरी कर सकता है ताकि सत्ता उनके हाथों में बनी रहे। 8. आर्थिक नियंत्रण और हित। सैन्य बल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वरोजगार और आर्थिक नीति को सैन्य अभिजात वर्ग के लाभ के लिए बदल सकते हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावना रहती है। 9. कमजोर विधिक प्रणाली। न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है क्योंकि न्यायालय सैन्य बलों द्वारा नियंत्रित या प्रभावित होते हैं। कानूनी ढांचे को शासन के हितों के अनुरूप बदल दिया जाता है, जिससे न्याय और जवाबदेही कमजोर हो जाते हैं। 10. नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमाएं। मौलिक अधिकार जैसे भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस और आंदोलन की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। निगरानी और सेंसरशिप का उपयोग जनता की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। निष्कर्ष। सैन्य शासन में सत्ता सैन्य पदानुक्रम के हाथों में केंद्रित होती है, लोकतांत्रिक मानदंडों और संस्थानों की अनदेखी होती है और नियंत्रण बनाए रखने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया जाता है। शासन के संसदीय प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संसदीय प्रणाली एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहां कार्यकारी शाखा अपनी वैधता और अधिकार संसद, विधानमंडल से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं दी गई है। प्रमुख विशेषताएं। 1. शक्ति का एकीकरण। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्तियां एकीकृत होती है। कार्यकारी शाखा, सरकार का हिस्सा विधायिका है और इसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट शामिल होते हैं। 2. प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और आमतौर पर निचले सदन में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं। वे सरकार चलाने, नीतियां निर्धारित करने और कार्यकारी शाखा का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 3. कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री कैबिनेट सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो आमतौर पर संसद सदस्य होते हैं। कैबिनेट सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और संसद का विश्वास बनाए रखना होता है। अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। 4. संसदीय संप्रभुता। संसद सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण होती है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है। न्यायपालिका इसके कानूनों को निरस्त नहीं कर सकती और न ही कोई संसद भविष्य की संसदों के लिए कानून पारित कर सकती है। 5. बहुसंख्यक शासन और गठबंधन सरकारें।
संसदीय प्रणाली में सरकार उस पार्टी या गठबंधन द्वारा बनाई जाती है जो निचले सदन में बहुमत प्राप्त करती है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो आमतौर पर स्थिर सरकार बनाने के लिए गठबंधन किए जाते हैं। 6 उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। कार्यकारी शाखा विधायिका से उत्पन्न होती है, इसलिए यह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होती है। नियमित प्रश्न समय, बहस और समितियां सरकार की कार्यवाहियों की जांच करते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। 7 द्वैतीय नेतृत्व। कई संसदीय प्रणालियों में द्वैतीय नेतृत्व संरचना होती है, जिसमें राज्य के प्रमुख, जैसे राजा या राष्ट्रपति, और सरकार के प्रमुख, प्रधानमंत्री, होते हैं। राज्य के प्रमुख का अक्सर औपचारिक भूमिका होती है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के दैनिक संचालन को संभालते हैं। 8 लचीले कार्यकाल। प्रधानमंत्री कार्यालय में तब तक रहते हैं जब तक वे संसद का बहुमत विश्वास बनाए रखते हैं। चुनाव किसी भी समय अधिकतम अवधि के भीतर हो सकते हैं, जो विधि द्वारा निर्धारित होती है, जिससे स्थिरता के मुकाबले अधिक लचीले कार्यकाल प्राप्त हो सकते हैं। 9 राजनीतिक समरूपता। कार्यकारी शाखा के सदस्य आमतौर पर एक ही पार्टी या गठबंधन के होते हैं, जिससे नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य होता है। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम, यूके संसदीय प्रणाली का एक क्लासिक उदाहरण है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं, जबकि संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विधायी प्राधिकरण रखती है। भारत भी एक संसदीय प्रणाली का उदाहरण है, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा विधायी प्रक्रिया का निरीक्षण करती है। जर्मनी में संसदीय प्रणाली है, जहां चांसलर सरकार का प्रमुख होते हैं, और बुंडेस्टाग, संघीय संसद, विधायी निकाय है। निष्कर्ष: संसदीय प्रणाली शासन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। यह राजनीतिक दलों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है और एक लचीली ढांचा प्रदान करती है, जो विभिन्न राजनीतिक परिदृश्यों के अनुसार अनुकूलित हो सकती है, और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील बनी रहे। बहुलता और बहुमत आधारित चुनाव प्रणालियों की शक्तियों और कमजोरियों का परीक्षण कीजिए। चुनाव प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2 आम प्रकार हैं: बहुलता आधारित, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और बहुमत आधारित प्रणालियां। चलिए इनकी शक्तियों और कमजोरियों का परीक्षण करते हैं। बहुलता आधारित चुनाव प्रणाली। शक्तियां: 1 सरलता। बहुलता प्रणाली सीधी सादी होती है। मतदाता एक उम्मीदवार चुनते हैं और सबसे अधिक वोट पाने वाला जीतता है। यह सरलता मतदाताओं के लिए समझ और भागीदारी को आसान बनाती है। 2 स्पष्ट परिणाम। यह प्रणाली अक्सर निर्णायक परिणाम प्रदान करती है, स्पष्ट विजेता और आमतौर पर मजबूत एकल पार्टी सरकारों का परिणाम देती है, जो अधिक स्थिर और निर्णायक हो सकती है। 3 व्यापक गठबंधनों को प्रोत्साहन। जीत के लिए पार्टियों को व्यापक आधार पर अपील करनी होती है। इससे चुनावों से पहले प्रमुख पार्टियों के बीच गठबंधनों को प्रोत्साहन मिलता है, जो अधिक मध्यमार्गी नीतियों का परिणाम दे सकता है। 4 उग्रवाद को कम करना। व्यापक मतदाताओं के ध्यान में रखते हुए बहुलता प्रणालियां उग्रवादी पार्टियों के प्रभाव को कम कर सकती है, जो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणालियों में सीटें प्राप्त कर सकती है। कमजोरियां। 1 असंगत प्रतिनिधित्व। इस प्रणाली के कारण पार्टियों द्वारा प्राप्त वोटों के प्रतिशत और उन्हें मिलने वाली सीटों के प्रतिशत में काफी अंतर हो सकता है, जिससे छोटे दलों और अल्पसंख्यक विचारों को दरकिनार कर दिया जाता है। 2 वोटों का निस्तारण। कई वोट किसी भी उम्मीदवार के चुनाव में योगदान नहीं करते, जिससे हारने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले मतदाताओं के वोट बेकार हो जाते हैं। 3 गेरीमैंडरिंग की संभावना। चुनावी जिलों की सीमाओं को किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए हेराफेरी की जा सकती है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होती है। 4 सीमित मतदाता विकल्प। मतदाता अक्सर 2 प्रमुख पार्टियों के बीच चुनने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे वे वास्तव में समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाते, जो असंतोष का कारण बन सकता है। बहुमत आधारित चुनाव प्रणाली। शक्तियां। 1 वैधता।
उम्मीदवारों को बहुमत 50% से अधिक वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अधिक वैधता और व्यापक समर्थन की ओर ले जा सकता है। 2. व्यापक अपील की प्रोत्साहन। उम्मीदवारों और पार्टियों को बहुमत हासिल करने के लिए व्यापक मतदाताओं को आकर्षित करना जरूरी होता है, जिससे अधिक समावेशी और संतुलित नीतियां बन सकती है। 3. जवाबदेही को बढ़ावा। बहुमत आधारित प्रणाली अधिक जवाबदेही को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि निर्वाचित अधिकारी बहुमत समर्थन की आवश्यकता के कारण मजबूत विपक्षी चुनौतियों का सामना करते हैं। 4. विखंडन को कम करना। बहुमत की आवश्यकता के कारण ये प्रणालियां छोटे दलों की वृद्धि को बाधित कर सकती है और अधिक संगठित शासन में योगदान दे सकती है। कमजोरियां। 1. अधिक जटिलता। बहुमत प्रणाली जैसे 2 राउंड या रनफ चुनाव अधिक जटिल होते हैं, जिससे मतदाता थकावट और कम सहभागिता हो सकती है। 2. परिणामों में देरी। यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो 2 राउंड या रनफ चुनाव की आवश्यकता हो सकती है, जिससे परिणामों में देरी हो सकती है। 3. तकनीकी वोटिंग की संभावना। मतदाता पहले राउंड में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मतदान का सहारा ले सकते हैं, जिससे असली मतदाता प्राथमिकताएं विकृत हो सकती है। 4. ध्रुवीकरण की संभावना। उम्मीदवारों को व्यापक बहुमत हासिल करने के लिए वे पर्याप्त समर्थन आकर्षित करने के लिए ध्रुवीकरण मुद्दों या पहचान राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे मतदाताओं के बीच विभाजन हो सकता है। निष्कर्ष। बहुलता और बहुमत आधारित चुनाव प्रणालियों दोनों में अपनी अपनी शक्तियां और कमजोरियां हैं, जो सरकारों को कितनी प्रतिनिधि और स्थिर बना सकती है, इसे प्रभावित करती है। बहुलता प्रणालियां सरल और स्पष्ट परिणाम देती है, लेकिन अल्पसंख्यक विचारों को दरकिनार करने की संभावना रखती है। बहुमत प्रणाली वैधता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है, लेकिन अधिक जटिल और समय लगने वाली हो सकती है। इन प्रक्रियाओं को समझना किसी भी देश के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली का मूल्यांकन करने में मदद करता है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न तरीकों से राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। 1. आर्थिक नीतियां। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थान ऋण और वित्तीय सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, अक्सर घरेलू नीति परिवर्तनों की शर्तें लगाते हैं। 2. कानूनी मानदंड और मापदंड। संयुक्त राष्ट्र और WTO जैसे संगठन वैश्विक मानदंड और मापदंड स्थापित करते हैं, जिन्हें देशों को पालन करना होता है, जो राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को प्रभावित करते हैं। 3. संघर्ष समाधान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संस्थान संघर्षों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे राज्यों की सैन्य कार्यवाही और शांति बनाए रखने के निर्णय प्रभावित होते हैं। 4. मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे निकाय मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिससे उनकी आंतरिक संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 1. हितों का प्रतिनिधित्व। दबाव समूह अपने सदस्यों के विशेष हितों की वकालत करते हैं, समाज के उन वर्गों को आवाज देते हैं जिन्हें अन्यथा अनदेखा किया जा सकता है। 2. नीति पर प्रभाव डालना। वे नीति निर्माताओं को कानून निर्मित, संशोधित या निरस्त करने के लिए लॉबिंग करते हैं, इस प्रकार सार्वजनिक नीति को अपने मुद्दों के अनुरूप हालते हैं। 3. जनता को शिक्षित करना। दबाव समूह महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जनता को सूचित करते हैं, जिससे जागरूकता और समझ बढ़ती है और नागरिक सोच समझकर निर्णय ले सकें। 4. जवाबदेही सुनिश्चित करना। सरकार की कार्यवाहियों पर निगरानी रखकर वे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं, जिससे पारदर्शिता और नैतिक शासन सुनिश्चित होता है। 5. विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना। वे नीति निर्माताओं को विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जिससे अधिक सूचित और प्रभावी नीतियां बनती है। 6. मतदाताओं को सक्रिय करना। दबाव समूह अपने सदस्यों और जनता को चुनाव और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत होती है। 7. सामाजिक परिवर्तन की धारा।
वे अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करके और सुधारों की वकालत करके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। संक्षेप में, दबाव समूह लोकतंत्र को बेहतर बनाते हैं क्योंकि वे विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पारदर्शिता बढ़ाते हैं और जनता एवं नीति निर्माताओं दोनों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। राज्य के प्रति नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राज्य की भूमिका की समझ को विकसित किया गया है, जो पूंजीवाद को बनाए रखने और प्रबंधित करने में राज्य की भूमिका पर केंद्रित है और क्लासिकल मार्क्सवाद की कमियों को दूर करता है। इसके प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं: एक, वैचारिक वर्चस्व और विचारधारा। नव मार्क्सवादी विचारक, जैसे एंटोनियो ग्राम्शी, वैचारिक नियंत्रण पर बल देते हैं, जहां राज्य और प्रमुख वर्ग सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को आकार देकर समाज पर सहमति और नियंत्रण बनाए रखते हैं। दो, सापेक्ष स्वायत्तता। निकोस पौलांटजास जैसे विद्वान तर्क करते हैं कि राज्य का पूंजीपति वर्गों से सापेक्ष स्वायत्तता होती है। यह स्वायत्तता राज्य को वर्ग संघर्षों का प्रबंधन करने और पूंजीवाद के दीर्घकालिक हितों को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। तीन, राज्य उपकरण और वर्ग संघर्ष। लुई अल्थसर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि राज्य सत्ता को दमनकारी पुलिस, सेना और वैचारिक उपकरणों, शिक्षा, मीडिया दोनों के माध्यम से बनाए रखता है। ये उपकरण वर्ग प्रभुत्व को बनाए रखने और प्रतिरोध को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। चार, आर्थिक नीतियां और पूंजी संचय। नव मार्क्सवादी राज्य नीतियों का विश्लेषण करते हैं, जो पूंजी संचय और आर्थिक स्थिरता की सुविधा प्रदान करते हैं। इस पर बल देते हैं कि राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था को विनियमित करने, संकटों को रोकने और पूंजीपतियों के हितों का समर्थन करने में है। पांच, वैश्विक पूंजीवाद और साम्राज्यवाद। वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक पूंजीवाद में राज्य की भूमिका की जांच करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य वैश्विक बाजार में राष्ट्रीय पूंजीपतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सुरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं। सार रूप में, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को एक जटिल इकाई के रूप में देखता है, जो पूंजी के हितों का संतुलन बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था प्रबंधित करना, वर्ग संघर्ष और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना शामिल है। बहुसंस्कृतिवादिता से आप क्या समझते हैं? बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है एक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक समूहों की उपस्थिति और उनके बीच समानता और सहअस्तित्व को प्रोत्साहित करना। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार है। एक, सांस्कृतिक विविधता। बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के सहअस्तित्व पर बल देता है, जो समाज की सामाजिक संरचना को समृद्ध बनाता है। दो, समावेश और समानता। यह सभी सांस्कृतिक समूहों का समान प्रतिनिधित्व और समावेश सुनिश्चित करता है, ताकि कोई भी समूह हाशिए पर न हो। तीन, संस्कृति विनिमय। बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच पारस्परिक समझ और आदर को बढ़ावा देने के लिए बातचीत और विनिमय को प्रोत्साहित करता है। चार, पहचान और अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक समाज में पूरी भागीदारी कर सकें। पांच, नीति ढांचे। सरकारें बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू कर सकती है, जैसे कि भेदभाव विरोधी कानून, सांस्कृतिक त्योहार और समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। संक्षेप में, बहुसंस्कृतिवाद विविधता का सम्मान करता है और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच समावेशिता, समझ और आदर को बढ़ावा देता है। एकाधिकारवादी शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकाधिकारवादी शासन, अथॉरिटेरियन रेजीम, ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक सीमित इकाई या समूह के पास केंद्रित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता एक नेता, पार्टी या सैन्य समूह के हाथों में होती है और उनकी नीतियां अंतिम होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमी। चुनाव होते भी है तो वे नियंत्रित या दिखावटी होते हैं, जिससे सत्ता में बदलाव संभव नहीं होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। मीडिया, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर नियंत्रण होता है। असहमति को दबाने के लिए सेंसरशिप का सहारा लिया जाता है। कानून का उपयोग दमन के लिए,
न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती और कानून का उपयोग नागरिकों को नियंत्रित करने और विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। सुरक्षा बलों का दमनकारी उपयोग। सेना और पुलिस का उपयोग शासन के खिलाफ किसी भी विरोध को कुचलने के लिए किया जाता है। आदर्शवाद और प्रचार। शासन अपने आदर्शों और विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार का सहारा लेता है। नागरिक अधिकारों का हनन। मानवाधिकार, समानता और स्वतंत्रता जैसी मूलभूत चीजें या तो सीमित कर दी जाती है या पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण। शासन अर्थव्यवस्था और समाज के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। इस तरह की व्यवस्था में शासन की स्थिरता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का हनन करती है।